हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत झा एंड यू आर वाचिंग इरोडो स्कूल ऑफ फिजिक्स। इस लेक्चर वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स देखिए, मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ मोशन करते हैं विदाउट मेजरमेंट ऑफ फोर्स, और डायनेमिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ फोर्स के बारे में, मतलब फोर्स कैसे किस ऑब्जेक्ट पे लगता है, फोर्स के कारण वर्क कैसे होता है, एनर्जी क्या इन्वॉल्व होता है, इन सबों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब फोर्स का मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स मतलब मोशन का मेजरमेंट। विदाउट मेजरमेंट ऑफ फोर्स स्टडी ऑफ मोशन इज सेड टू बी काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आप काइनेमेटिक्स को का डेफिनेशन भी इसमें लिख सकते हैं, विदाउट मेजरमेंट ऑफ फोर्स, without measurement of force a study of motion is said to be kinematics। okay, तो काइनेमेटिक्स को यदि आप देखिएगा तो ये काइनेमा वर्ड से बना हुआ है। काइनेमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मोशन। ठीक है, मतलब काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन विदाउट मेजरमेंट ऑफ without measurement of force, study of motion without measurement of force। मतलब यहां पे देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में होगा तो उसको बिना फोर्स लगाए तो आप चला नहीं सकते हो, बिना फोर्स लगाए तो उसको रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं ला सकते हो, है ना। तो फोर्स तो लगेगा तभी ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट से मोशन में आएगा। यदि उसके वेलोसिटी को बदलना है, यदि उसमें एक्सेलेरेशन लाना है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है, तो फिर से आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स का एप्लीकेशन तो होगा, लेकिन हम लोग काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो कितना गया, किस स्पीड से गया, किस एक्सेलेरेशन से गया, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। वो एक्सेलेरेशन क्यों आया, किस फोर्स के कारण आया, कितने फोर्स के कारण आया, ये हम लोग काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करेंगे, वो हम लोग आगे डायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब यदि रेस्ट मोशन के बारे में यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो रेस्ट के बारे में भी आपको समझना चाहिए। देखिए, ये रेस्ट और मोशन ये दोनों ही रिलेटिव टर्म है। ये कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म है। ये दोनों ही रिलेटिव टर्म है। अब कोई ऑब्जेक्ट किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है और किसी का ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है। यदि बी का पोजीशन, एक ए देख रहा है कि बी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जहां पर बी था वहीं पर है। ठीक है, तो क्या कहेगा ए कि बी जो है रेस्ट में है। और यदि मान लेते हैं कि बी का पोजीशन चेंज हो गया, पहले बी जो है 5 मीटर पे था और बाद में बी जो है 10 मीटर पे चला गया, तो ए क्या कहेगा कि बी में मोशन, बी मूव कर रहा है, बी मोशन में है, यही कहेगा ना। तो रेस्ट और मोशन का यही मतलब हो गया। ठीक है, रेस्ट मतलब क्या हो गया? इफ एन ऑब्जेक्ट does not change their position with respect to time, then we can say that object is in rest, and if position of object change with respect to time, then we can say that object is in motion। तो रेस्ट और मोशन यही चीज है। ठीक है, पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन में है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट में है। ठीक है, तो मोशन के बारे में यदि स्टडी करना है तो मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में आपको जानना जरूरी होगा। जब आप उस मोशन से रिलेटेड टर्म के बारे में जान जाइएगा तो फिर आप बहुत अच्छे से मोशन को स्टडी कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट कितना गया, किस स्पीड से गया, किस एक्सेलेरेशन से गया, इन सबों के बारे में आपको जानना होगा। तो इसके लिए क्या है कि कुछ टर्म है, जैसे कौन कौन सा टर्म है? पहला टर्म है पोजीशन। इसके बारे में आपको जानना होगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन क्या होता है। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है? डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखना होगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, क्या होता है। ठीक है, तीसरा टर्म है डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस समझना होगा कि डिस्टेंस क्या होता है। वैसे ये सब क्लास प्रीवियस क्लास में भी, क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग और डिटेल में समझेंगे। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, वेलोसिटी होगा। ठीक है, फिर स्पीड होगा, फिर जो है एक्सेलरेशन होगा। इतने टर्म के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। यदि हम इन सबों के बारे में सीख लेंगे तो फिर हम मोशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो यही चीज हो गया, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस, वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड, एक्सेलरेशन वेक्टर। ये सब इसमें कौन कौन वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है।
डिस्टेंस और स्पीड क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। यदि आपने मेरा स्केलर वेक्टर वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर आप काइनेमेटिक्स में आइए, काइनेमेटिक्स को पढ़िए। नहीं तो कम से कम शुरू के जो 2 वीडियो अपलोडेड हैं, लगभग 30 मिनट के 2 वीडियो हैं वेक्टर के, वो दोनों जरूर देख लीजिए। उसके बाद आप काइनेमेटिक्स को स्टडी कीजिए, तो आपको काइनेमेटिक्स थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, देखिए पोजीशन वेक्टर, देखिए मोशन जो है, मोशन को भी टाइप में बांटा जाता है, जैसे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। तो हम लोग इन सबों के बारे में स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी बताएंगे तो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन वो फील नहीं आएगा। तो इन ये जो 6 टर्म है, 6 टर्म के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग 1D, 2D, 3D क्या होता है और कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि ये 1 डायमेंशनल मोशन है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, कैसे उन सबों के बीच में अंतर होगा, ये सब कुछ देख पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पोजीशन की। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं पे होगा, कोई ना कोई लोकेशन पे होगा। ठीक है, जैसे आप अपने घर पे हैं, आपके घर से डोमिनोज जो है वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा, उसका एक लोकेशन होगा। ठीक है, किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे वो होगा। ठीक है, तो उसका कोई पोजीशन है। आप यदि सही तरीके से उस पोजीशन पे नहीं जाइएगा तो पता चला कि आपको डोमिनोज पे जाना था, आपको पिज्जा हट चले गए। ठीक है, तो ये देख, तो आपको लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और लोकेशन जो है उसको आपको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बताना होगा, तभी कोई आदमी सही जगह पे जाएगा। पता एकदम सही तरीके से बताना होगा, तभी सही जगह पे जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन के साथ बताना, इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे जो है डोमिनोस है, और इसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई है, एक्स वाई है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, ये आर वेक्टर जो है इसका पोजीशन वेक्टर होगा। ये क्या एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पर है, एक्स, वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है, वाई। तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, यहां पे आप है और यहां पे इस पॉइंट का, इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे कुछ लिखेगा। इसी तरीके से जैसे मान लेते हैं कोई 3D टर्म, 3 डायमेंशनल में कोई पॉइंट है। ठीक है, एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस मान लेता हूं मैं। तो अब इसका पोजीशन वेक्टर को कैसे आप लिखेगा, एक्स आई कैप लिखेगा, वाई जे कैप लिखेगा, प्लस जेड के कैप लिखेगा। तो अब ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ये 2D में मैंने लिख दिया, ये 3D में लिख दिया पोजीशन वेक्टर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। आई जे के क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, तो आई भी यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है और के भी यूनिट वेक्टर है। तो जे का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, के का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अब जैसे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड लिखना है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उस वेक्टर का टोटल लेंथ। जैसे ये आर जो है, इसका यदि लेंथ बोलेंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यही इसका लेंथ है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वैल्यू क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 0, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। जैसे यहां पर है तो इसका मैग्नीट्यूड यदि लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यदि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसी में यदि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो किसी भी वेक्टर का यदि यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किसी वेक्टर को जब उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिएगा तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। जैसे आर वेक्टर था एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, इसका मैग्नीट्यूड था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस आर वेक्टर को जब इसी से डिवाइड कर दीजिएगा तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। इस आर का वैल्यू है कितना, इतने के बराबर है। तो यदि इसमें से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसके वैल्यू, जैसे कोई 10 यूनिट है किसी का वैल्यू, तो 10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो इसके इस वेक्टर को जब इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे
तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो इस r का यूनिट वेक्टर कितने के बराबर होगा, एक्स आई कैप बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई जे कैप प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड के कैप बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरीके से ये इसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ हो गया। ये सब कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, और भी हम लोग इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, देखिएगा। जैसे देखिए एक पॉइंट है 1,1,1। अब इसको क्या है, वेक्टर फॉर्म में इसका पोजीशन वेक्टर को लिखना है, ठीक है, और इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है, इसके यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करना है। तो 1,1,1 है, तो इसके आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, आई कैप, आई इंटू 1 आई कैप हो गया, 1 इंटू जे जे कैप हो गया, जेड के इंटू 1 के कैप हो गया, तो आई प्लस जे प्लस के हो गया, आर वेक्टर हो गया। इसका यदि हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितने के बराबर हो गया, √3 के बराबर हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ आर √3 के बराबर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड, आई का कोफिशिएंट कितना है 1, जे के साथ कितना मल्टीप्लाइड है 1, के साथ कितना मल्टीप्लाइड है 1, तो इतना हो गया। अब इसका एक यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √3। मतलब यूनिट वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये इसका पोजीशन वेक्टर की बात हो गई। ये पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये तो बात हो गई पोजीशन वेक्टर की, मतलब इस पॉइंट से, इस ऑरिजिन से इस पोजीशन वेक्टर का क्या सेपरेशन है वो हम लोग मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। पोजीशन यदि आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो पोजीशन में यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वेक्टर फॉर्म, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वेक्टर फॉर्म इज सेड टू बी पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज सेड टू बी देयर पोजीशन, ओके, या पोजीशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। देखिए, तो पोजीशन के बारे में जब हम लोग सीख चुके हैं तो अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, किसी पार्टिकुलर टाइम पे यहां पर था और वो घूम फिर के यहां पर आ गया। ये पहले इस इनिशियल पोजीशन पी में लिखता हूं, इस पोजीशन पर था, और फिर वो पीएफ पे आ गया, फाइनल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, हो सकता है वो सीधे गया होगा, हो सकता है वो घूम फिर के गया होगा, हो सकता है वो छटपटाते टाइप का गया होगा यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये इस तरीके से गया होगा। तो हर एक केस में तीनों, यहां पे मैंने 3 पाथ बनाए, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। हर एक पाथ में इसने अपने पोजीशन को बदला है। ठीक है, तो जब ये पोजीशन को बदल रहा है तो इसका जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन में जो चेंज आ रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट जो पाथ लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ठीक है, तो सीधा जाएगा तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, इसको आर आई लिख देते हैं। ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर था, इसको आर एफ लिख देते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहां पे देखिए, ये आर आई का जो हेड है, इनिशियल वेक्टर का जो हेड है, इसके टेल से मिला हुआ है, मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। ठीक है, या ऐसे देखिए, ये यहां से यहां गया इसी डायरेक्शन में, ये यहां से यहां गया इसी डायरेक्शन में, लेकिन ये तो इधर आ नहीं रहा है, माइनस आर एफ दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे आ जाएंगे तो क्या होगा, आर आई प्लस आर माइनस आर एफ। यदि हम ऐसा कर दें तो यहां से चले तो वहीं पे आ जाएंगे, यहां से चले यहां गए, आर आई प्लस आर माइनस आर एफ दैट इज इक्वल टू आर 0। तो वेक्टर आर का वैल्यू क्या हो गया, आर एफ माइनस आर आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो आप डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज फाइंड आउट बाय चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय चेंज इन पोजीशन वेक्टर। आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय
चेंज इन पोजीशन वेक्टर। बहुत आसान है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं यदि डी से लिखूं, डी वेक्टर लिखूं, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसको आर से यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये हो गया एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सभी लोगों को समझ में आ गया? तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। बिल्कुल भी आसान नहीं है, सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल करता हूं। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे ही मैं बात कर लेता हूं। जैसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर देता हूं। एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और वो चला गया 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप पे। ठीक है, 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप पे चला गया, यहां से वो यहां पे चला गया। अब बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट, लिखिए कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो कैलकुलेट यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या होगा? RF वेक्टर माइनस RI वेक्टर होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5i में से 2i चला जाएगा तो 3i बचेगा, 6j में से 3j जाएगा तो 3j बचेगा, 7k में से 4k जाएगा तो 3k बचेगा। तो 3 को कॉमन कर लेंगे तो i प्लस j प्लस k बच गया। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। ये डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म हो गया। इसके यदि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होगा? 3, और इसका मैग्नीट्यूड i प्लस j प्लस k का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था, √3 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3√3 मीटर। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यदि इसके यूनिट वेक्टर की बात करें तो 3√3 से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, और फिर इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर कितने के बराबर आएगा? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही करना है आपको। तो ये बाय ये कर दीजिए, तो 3i प्लस j प्लस के 3√3 से डिवाइड हो गया, 3i प्लस j प्लस के, और यहां पर क्या हो गया? 3√3 से डिवाइड हो गया, ये कट गया। तो डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट वेक्टर है ये आ गया 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप प्लस 1/√3k कैप। ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, इसी पे मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, जैसे लिखिएगा अ मैन मूव 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, अ मैन मूव 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन and then 7 kilometer in west direction, 7 kilometer in west direction, calculate their displacement, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाना है, तो जैसे देखिए इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, कुछ ऐसा होता है। ये आप हमेशा याद रख सकते हैं, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर किधर गया? नॉर्थ डायरेक्शन में गया, नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या गया? 7 किलोमीटर किधर गया? वेस्ट डायरेक्शन में गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 7 किलोमीटर गया, ये 7 किलोमीटर गया, ये 5 किलोमीटर गया। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो यही होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो होगा यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 7 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितने के बराबर आएगा? 74 के बराबर। ठीक है, तो √74 मीटर जो है यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो गया? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट।
ठीक है, ये कंप्लीट नॉर्थ वेस्ट नहीं है, आप इसको एंगल के साथ भी निकाल सकते हो। देखो यदि यहाँ पे एंगल के साथ निकालना है कितना वेस्ट, नॉर्थ से कितना वेस्ट, यदि आप ये निकालना चाहते हो तो यहाँ पे tan थीटा निकाल लो। तो tan थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, देखिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा 7/5 आएगा। तो थीटा को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स। जब भी इस तरीके से हो तो एंगल को कैसे लिखा जाता है, tan इनवर्स में लिखा जाना चाहिए। तो tan इनवर्स क्या हो गया, 7/5 हो गया। थीटा का वैल्यू क्या हो गया, tan इनवर्स 7/5। ठीक है, अब यहां पे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट विल बी, displacement will be at an angle theta west of north, नॉर्थ का वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट जाना है कितना एंगल पे, थीटा। इस पे डिस्प्लेसमेंट है, इधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो इस तरीके से लिख देंगे। ये बात याद रखिएगा, तो आपको काफी कई जगह पे ऐसा जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, आप इस तरीके समझिए कि जैसे ये वाला एंगल, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये कौन सा है, नॉर्थ है, ठीक है ना। अब यदि ये कोई ऐसे है, ये अल्फा एंगल बना रहा है इधर से बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, इसका ये डायरेक्शन है, ये कोई ए का डायरेक्शन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए विल बी, डायरेक्शन ऑफ ए इज अल्फा एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं डायरेक्शन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए इज बीटा एंगल ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको कई जगह पे इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई कुछ डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट सब लोग जानते हैं, इसमें उतना कुछ क्या बताना। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर होगा। इसके यदि डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका डायमेंशन को हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एल लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा यूनिट इसका मीटर, डिस्प्ले डायमेंशन हो गया। और ये कैसा क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर फैमिली का ये सदस्य है डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद अब हम लोग चलते हैं डिस्टेंस के बारे में पढ़ाई करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है देखिएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग डिस्टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे कोई पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है तो किसी पाथ पे ट्रेवल करता है, किसी पाथ को फॉलो करके एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाता है, ठीक है। तो वो जो टोटल पाथ लेंथ होता है, नेट पाथ लेंथ जो होता है, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, समझ गए। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ए से बी तक गया तो सीधे गया होगा, घूम के जा सकता है, ठीक है, या ऐसे करके गया होगा। तो ये जो टोटल पाथ लेंथ है, ये जो टोटल यहां से यहां तक का ये जो पाथ का जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो ए से बी तक जाने में यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसको S1 कहेंगे, इसको S2 कहेंगे, तो इसको S3 कहेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर A to B, डिस्प्लेसमेंट फॉर A to B, तो वो कौन सा होगा, S2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा पाथ होगा, S2। लेकिन डिस्टेंस के लिए क्या हो सकता है, S1 S2 S3 कोई भी हो सकता है। डिस्टेंस क्या होगा, S1 S2 S3 कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी पाथ हो सकता है, किसी भी तरीके से S1 से जा सकता है, हर एक रास्ते से डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ एक रास्ता है, इसमें S2 जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, बाकी ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ऐसे करके घूम के जा सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस में आप क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ, इट इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, it is defined as total path length of object during motion from point A to point B, from one position to other position, ठीक है, समझ गए ना।
तो इस तरीके से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने के लिए जो उसने पाथ तय किया है, उस पाथ का जो टोटल लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है, ठीक है, कि डिस्टेंस के कई पाथ हो सकते हैं, इनफाइनाइट पाथ लेंथ हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ लेंथ हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो आपको पटना से रांची जाना है, ठीक है, तो पटना से रांची जाने का कई रास्ता है। हो सकता है आप ट्रेन से जा सकते हो सकता है बस से जा सकते हो सकता है हवाई जहाज से जा सकते हो, हवाई जहाज से भी कई तरीके से जा सकते हो, ट्रेन से भी आप कई तरीके से जा सकते हो। एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ और दूसरे दिन फिर दूसरे शहर से रांची पहुंच जाओ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक शहर से दूसरे शहर जाओ, दूसरे शहर से तीसरे शहर जाओ, तीसरे शहर से चौथे शहर जाओ, चौथे शहर से फिर रांची पहुंचो, ठीक है। तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक ही होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो जैसे पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि 5 किलोमीटर गया था नॉर्थ और फिर 7 किलोमीटर गया था वेस्ट, तो इसमें यदि डिस्टेंस की बात की जाती तो इसमें डिस्टेंस कितना हो जाता, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर जो है वो क्या हो जाता, डिस्टेंस हो जाता, डिस्टेंस 12 किलोमीटर हो जाता। और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, √74 किलोमीटर आया था, ठीक है। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जब भी क्वेश्चन आपको बनाना है तो बन जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब इस पे मैं एक अच्छा सा एग्जांपल करवाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है, मान लेते हैं वो यहां से यहां गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, उसने थीटा एंगल ट्रेवल किया। इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस तो ये वाला होगा, ये जो कर्व पाथ को जो तय कर रहा है वही डिस्टेंस होगा। और ये जो कर्व का जो पाथ लेंथ होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, थीटा इक्वल टू L/R होता है। ये मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस R है, तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, R थीटा। थीटा को हम लोग क्या लेंगे, रेडियन में लेंगे। थीटा को हम लोग क्या लेंगे, रेडियन में लेंगे, ये याद रखिएगा। मतलब ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, π/6 थीटा के जगह पे यूज करेंगे। पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे, 3.14, ठीक है, जब इसमें वैल्यू में हम लोग यूज करेंगे तो, ठीक है। एंगल में पाई का वैल्यू क्या होता है, एंगल में पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, ठीक है, डिग्री में। लेकिन रेडियन में लिखेंगे तो क्या होता है, 3.14 रेडियन होता है, तो हम लोग रेडियन में यूज करते हैं, ओके। तो रेडियन में जैसे कोई डिग्री में दिया हुआ है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, 1/180 डिग्री इंटू थीटा इन डिग्री, तो ये होगा एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन। इस तरीके से ये निकल जाएगा रेडियन में। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीका है। अब इसमें देखिए डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, L इक्वल टू R थीटा हो गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है यही इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो देखिए ये कैलकुलेट करना है, यहां से यहां तक का लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये देखिए थीटा, ये यदि अल्फा होगा तो ये भी आप समझ रहे होंगे कि ये एंगल अल्फा होगा। इस ट्रायंगल को साइड में बना लीजिए, ये बना लिया मैंने इस ट्रायंगल को, ये एंगल बना लिया थीटा, ये एंगल बना लिया अल्फा, ये एंगल बना लिया अल्फा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये रेडियस के बराबर था, ये रेडियस के, ये क्या था, रेडियस के बराबर था, ये रेडियस के बराबर था, ठीक है। ये एंगल अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये आर, और ये देखिए ये एंगल कितने के बराबर हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा θ/2 के बराबर, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये r sin θ/2 आ जाएगा, और ये भी कितने के बराबर आएगा, r sin θ/2 आ जाएगा। मतलब यहां से यहां तक का लेंथ टोटल कितना आ जाएगा, 2r sin θ/2 आ जाएगा। यहां से यहां तक का टोटल लेंथ कितने के बराबर आएगा, 2r sin θ/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहां से कोई भी थीटा एंगल मूव करता है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2r sin θ/2 के बराबर होता है। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 2r sin θ/2 के बराबर होता है, लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो r थीटा के बराबर होता है, ठीक है। समझ गए ना। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट को कितना लिखेंगे, देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, 2r sin θ/2, थीटा हुआ एंगल है जितना वो घूमा है। और यदि डिस्टेंस को लिखना हो तो डिस्टेंस को कितने के बराबर लिखेंगे, डिस्टेंस को लिख देंगे r थीटा के बराबर, जिसमें थीटा को हम लोगों को रेडियन में लिखना है।